आई विल सेंड द पीडीएफ। बच्चे मैंने कहा ना, पीडीएफ में मैं जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ हर एक रूल के एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं। तो हर एक रूल के लिए मुझे 27 रूल के लिए मैं 5-5 एग्जाम्पल कम से कम सेंटेंसेस बना के आपको भेज रही हूँ। तो फाइल एडिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद जब एडिट हो जाएगी आई विल सेंड दैट फाइल टू यू। ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, सी बेसिकली जो आपका डेफिनेशन वाइज अगर आप देखें, ठीक है, डेफिनेशन वाइज यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब ये कहता है कि एक से ज्यादा जब आपका ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा लोग आपके जो सब्जेक्ट का काम है उससे इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई काम किया, ठीक है, मैं समझा रही हूँ अभी आपको, तो आप लोग जितने भी हैं वो सभी मेरे ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी समझ रहे हैं, ठीक है, या फिर नहीं समझ रहे हैं। कुछ भी मैं जो काम कर रही हूँ उसका इफेक्ट आप पे पड़ रहा है, चाहे पॉजिटिव पड़े चाहे नेगेटिव पड़े। ठीक है, तो हर एक चीज का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है। तो मेरे लिए आप लोग सब ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ उसके लिए जब मैं आपको, मेरा जो काम हो रहा है उसका इफेक्ट आप पे पड़ रहा है। ठीक है, मैं समझा रही हूँ तो उसका इफेक्ट आप पे पड़ रहा है। तो मेरे लिए आप सभी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहे आपके, ठीक है, उस केस में आपका जो वर्ब रहता है वो ट्रांजिटिव रहता है। डेफिनेशन ये कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, उसका मतलब ये होता है कि अ वर्ब दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब रहे तब उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिस सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी कि उसमें किसी पे भी किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। शी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर जो सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी पे। ठीक है, जो सब्जेक्ट है, शी जो हमारा सब्जेक्ट है, वो कुछ काम कर रहा है और उस पे किसी का भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है सेंटेंस में। तो उस केस में आपका जो वर्ब है वहां पर, सिंग्स जो वर्ब है वो आपका इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यही चीज सेम वर्ब को लेकर मैं ट्रांजिटिव बनाना चाहूँ तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मैं ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दूं कि शी इज सिंगिंग टू द चिल्ड्रन सो दैट दे कैन स्लीप। ठीक है, मतलब वो बच्चे को गाना सुना रही है ताकि वो बच्चा सो जाए। इसका मतलब जो यहाँ चाइल्ड है या चिल्ड्रन है वो उन पे इफेक्ट पड़ रहा है उसके गाने का। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। समझे? अभी भी डाउट है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में अभी भी किसी को कोई डाउट है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? और एक बार समझा दे, ठीक है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है किसी भी सेंटेंस में। सेंटेंस का जैसे स्ट्रक्चर बताया होगा ना, एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक बहुत नॉर्मल सेंटेंस है जहां एक सब्जेक्ट रहता है। बच्चे स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, और दोनों डिवाइस, मेरे पास दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आपको सीमेज कॉलेज दो डिवाइस पे दिख रहा होगा, दोनों डिवाइस पे स्क्रीन शेयर हो रहा है। अगर स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है तो वो आप, हाँ, वो आपके नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा है। आप एक बार रिकनेक्ट होने का ट्राई करिए, दोबारा से कनेक्ट करने का ट्राई करिए। ठीक है, हाँ। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल अगर मैं लूं तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो, जैसे मैंने अगर कोई सेंटेंस बनाया, ठीक है, आई एम टीचिंग द क्लास ऑफ बीसीए स्टूडेंट, तो बीसीए स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरे पढ़ाने का असर आप पे पड़ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं भी समझ में आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर आपका कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मेरा जो भी मैं काम कर रही हूँ, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बीसीए क्लास,
तो बीसीए क्लास के सभी स्टूडेंट मेरे ऑब्जेक्ट है वहां पर। तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहे चाहे एक ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है। आई वॉज टीचिंग माई ब्रदर येस्टरडे, तो मैं अपने भाई को पढ़ा रही थी, वहां पर मेरा भाई ऑब्जेक्ट है, मेरा ब्रदर ऑब्जेक्ट है, माई ब्रदर इज द सिंगुलर ऑब्जेक्ट, वो एक ही ऑब्जेक्ट है वहां पर। और यहाँ पर बीसीए क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी मेरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस सेंटेंस में जहां पर किसी को भी इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो भी वर्ब, जो भी काम किया जा रहा है, उसका किसी पे अगर इफेक्ट सेंटेंस में दिख रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर कोई काम जिसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इफ आई एम यूजिंग अनदर सेंटेंस, ठीक है, और एक सेंटेंस अगर मैं लूं, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, ठीक है। जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इन उनके खेलने का किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो खेल रहे हैं तो वो खेल रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लेइंग आपका वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव यानी कि जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, जिसपे ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहता है जो काम करता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं, और जिसपे उस काम का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ने कुछ किया और जिसपे उसका असर पड़ा, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है वहां पर, ठीक है। और अगर वहां पर सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है सब्जेक्ट के कुछ काम करने से, तो वो काम जो है, वो वर्ब जो है, वो इनट्रांजिटिव कहलाता है। अभी समझ में आया? ठीक है, यू हैव 1 मिनट टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में अभी भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया सबको? yes, same verb can be transitive and intransitive। वर्ब यहाँ पर कैटेगरीज में नहीं डिवाइड होती हैं, जो काम, वो जिस टाइप का आपका सेंटेंस फॉर्म हो रहा है उस पे डिपेंड करता है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। वर्ब सारे सेम रहते हैं, वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली इंट्रांजिटिव या स्पेसिफिकली ट्रांजिटिव होते हैं, वो मैं वर्ब जब पढ़ाऊंगी तब मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा स्ट्रिक्टली कहीं नहीं लिखा है कि कोई एक वर्ड है वो ट्रांजिटिव ही रहेगा या इंट्रांजिटिव ही रहेगा, उसको कभी आप यूज नहीं कर सकते हो एक दूसरे के लिए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम केसेस में होता है, ठीक है। यस, इसको अगर अगर अभी भी किसी को डाउट है तो अभी डाउट रखिए, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन के बाद वर्ब ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वर्ब में जितना डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चे कोई भी वर्ब उठा के ले लीजिए जहां पर आपका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। किसी भी वर्ब को मैं ले लूं अगर, ठीक है। शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग इन द फंक्शन, वो फंक्शन में डांस कर रही है, यहाँ पर किसी को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दिस इज इंट्रांजिटिव। बट शी इज डांसिंग इन अ कॉम्पिटिशन एंड we are raising the money, we are if she wins, if we get the money, then we are using it for the children's welfare, ठीक है। she is dancing for the competition to win or to lose, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जीतना और हारना डिपेंडेड है उसके काम पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो खुद भी है, ठीक है, वो खुद भी है। वो अगर डांस कर रही है तो यहाँ पर जीतने के लिए, कंपटीशन जीतने के लिए डांस कर रही है, तो वो उसके इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वो अच्छा डांस नहीं करेगी तो वो नहीं जीतेगी, अगर वो अच्छा डांस करेगी तो वो जीत जाएगी, तो इफेक्ट पड़ रहा है उसके डांस करने पर, तो यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो अभी शांति से रहिए, क्लास वेस्ट मत करिए। यहाँ पर प्रोनाउन पहले स्टार्ट कर लेते हैं, वर्ब जब पढ़ाऊंगी तब पूछ लेना जितने डाउट पूछना है, जो पढ़ा रही हूँ पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? प्रोनाउन क्या होता है ये मुझे कौन बताएगा? चलिए, रेस तो बहुत सारे बच्चों ने हैंड किया है। यस जया, बताइए। The word which is used in a place of noun is called pronoun. यस, ठीक है। सुमन, और कोई डेफिनेशन है आपको? नो मैम, सेम। सेम डेफिनेशन, चलिए ठीक है। सूरज, यस। सेम मैम। सेम डेफिनेशन आपका भी, ठीक है। चलिए, सबको सेम डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो यही कहता है कि जो वर्ड्स आप यूज करते हैं नाउन के अलावा, ठीक है, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए या नाउन की जगह पर कोई वर्ड्स जो यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर मैंने, एक लड़का है रवि, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, तो अगर मैं ये पैराग्राफ लिखती हूँ कि रवि इज अ स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज, ठीक है, रवि इज टेकिंग 2 क्लासेस विद मी, ठीक है, रवि इज a very good student, Ravi gets a very good grades in the examination, Ravi is a well spoken child। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, बार बार रवि का नाम यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसका नाम जो है बार बार यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है हर एक सेंटेंस में। यहाँ पर ये रिपीटेशन ना हो, ठीक है, ठीक है, इस तरह का जो रिपीटेशन यहाँ पर ना हो, ठीक है, इसको रोकने के लिए हमने प्रोनाउंस वर्ड बनाए, समझे। यहाँ पर जितने भी प्रोनाउंस हैं सबको यूज किया जा सकता है इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक नाउन, ठीक है, उसके रिलेशन में बताने के लिए। चाहे मैं बोलूं कि ये रवि का बैग है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी मेरे पास प्रोनाउन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने रवि को ये काम करने के लिए दिया, ठीक है, तो इसको भी रवि हटाकर यहाँ पर भी एक एज एन ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पर उसको प्रोनाउन लगा सकते हैं। या फिर अगर मुझे किसी काम पे जोर देना है, ठीक है, उसके लिए भी एक प्रोनाउन है। तो मतलब यहाँ बेसिकली हम जितने भी नाउन हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए, रिफ्लेक्ट बैक मतलब उनके उन्हीं से रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, उन्हीं का रिफ्लेक्शन देने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर पोजेशन बताने के लिए, या फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मतलब बहुत तरह के प्रोनाउन होंगे जो आपको बताएंगे कि इसी नाउन के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के नाउन होते हैं। नाउन में क्या है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउन आर द मोस्ट इजीएस्ट यू कैन से इन द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे ऐसे रूल हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स के ऐसे रूल हैं जो आप फॉलो नहीं करते हैं, आपने कभी सुने नहीं होंगे, ठीक है। जो इतना छोटा सा पार्ट है आर्टिकल आपके पार्ट ऑफ स्पीच का, उसमें भी बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन प्रोनाउन जो होता है वो सबसे सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि जब आपके पास नाउन गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास नाउन गिवन है और आपको पता है वो किस टाइप का नाउन है, आपको पता है कि क्या सेंटेंस यूज हो रहा है, तो आप आराम से वहां पर प्रोनाउन लगा सकते हैं कि जो भी वहां पर सही प्रोनाउन लगेगा। अगर आपको सारी स्ट्रैटेजीज पता है कि कौन सा नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, कि किस तरह का सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं, एक बार आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से किसी भी नाउन के लिए कोई भी प्रोनाउन जहां पर लगना चाहिए वो सही जगह लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टाइप ऑफ प्रोनाउन। पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन है, मतलब इससे ज्यादा यूज कोई भी और प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्रोनाउंस यूज कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी के ऊपर कुछ पैराग्राफ लिख रही हूँ, मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखा, डजंट मैटर कि मैं किसी पर्सन पे लिख रही हूँ, किसी ऑब्जेक्ट पे लिख रही हूँ, किसी इवेंट पे लिख रही हूँ, पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड इन एनी वेरिएंट, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के लिए हो, वो सभी चीजों के लिए वहां पर यूज
किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चीजें यहाँ पर देखनी है आपको। हर एक चीज को पर्सनल प्रोनाउन बहुत स्ट्रैटेजी से लगाया करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपका जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह लगाना है, ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है, फर्स्ट पर्सन के लिए लगाना है, सेकंड पर्सन के लिए लगाना है, थर्ड पर्सन के लिए लगाना है, सिंगुलर नाउन के लिए लगाना है, प्लूरल नाउन के लिए लगाना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन, देखिए यहाँ पर एक टेबल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये टेबल आधा है, रोटेट नहीं हो रहा था इसीलिए पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी। ये पहला टेबल यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब कि सब्जेक्ट की जगह अगर मैं लिख रही हूँ सेंटेंस में, अगर कोई सब्जेक्ट की जगह मैं प्रोनाउन लगा रही हूँ तो इस फॉर्म में इस पर्सन के लिए ये वाला प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। कौन से लगेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्टिव के लिए अगर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो सेंटेंस बोल रहा है। अगर मैं अपने लिए सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं आई यूज करूंगी। अगर मैं हम सबको मिला के कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं, जितने भी टीचर्स यहाँ प्रेजेंट है, जितने भी कॉलेज में लोग प्रेजेंट है, सबको मिला के मैं बोल रही हूँ तो एक से ज्यादा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट। अगर एक से ज्यादा आपका प्रोनाउन है, एक से ज्यादा आपका सब्जेक्ट है, तो उस केस में आपका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वी नहीं, आई नहीं होगा, वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि जो सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है, वो चाहे अपने लिए बोल रहा हो चाहे अपने पूरे ग्रुप की तरफ से बोल रहा हो, अगर सिंगुलर बोल रहा है यानी अपने लिए बोल रहा है तो आई लगाएंगे, अगर सबके लिए बोल रहा है तो वी लगाएंगे, ठीक है। नाउ सेकंड पर्सन कौन, जो डायरेक्टली कोई भी सेंटेंस सुनता है या रीड करता है। स्पीकर ने या राइटर ने जो सेंटेंस बोला या लिखा, उसे जो डायरेक्टली रीड करता है या जो डायरेक्टली सुनता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। तो सेकंड पर्सन के लिए सब्जेक्टिव में चाहे एक पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन, एक से ज्यादा लोग हो, उन सबको यू ही बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सब के लिए कोई अगर बोलेगा तो यू ही बोलेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन यानी कि वो पर्सन जो सेंटेंस में या उस कन्वर्सेशन का पार्ट तो है, लेकिन ना तो वो स्पीकर है ना ही वो डायरेक्ट लिसनर है, ठीक है। उसका बस नाम वहां पर आया है। यस, हाथ जरा आप लोग थोड़ा दूर रखिए स्क्रीन पर से, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कचरा कर देना है। यस, तो यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मैं किसी मेल पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट में उसके लिए ही लगाऊंगी, ठीक है। उसे एज अ सब्जेक्ट रख के सेंटेंस बना रही हूँ तो मैं ही लगाऊंगी। ही का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा रवि के लिए अगर मैं कोई सेंटेंस बना रही हूँ तो रवि इज अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ही हैज 2 क्लासेस विद मी, ठीक है। ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर ही बार बार क्यों आ रहा है, पहली बात ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसीलिए, दूसरी बात ये थर्ड पर्सन है क्योंकि ना तो मैं रवि हूँ ना ही मैं रवि को ये बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ रवि के बारे में, ऑलराइट। शी आपका फीमेल के लिए लगेगा अगर वो सब्जेक्ट में है और वो थर्ड पर्सन में है, ठीक है। इट आपका लगेगा ऑब्जेक्ट के लिए, इट आपका ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि जो आपके ह्यूमन बींग्स नहीं है या स्पेसिफाइड स्पीशीज नहीं है, अगर आप स्पीशीज सर्टिफाई नहीं करते हो, ठीक है, मेल है या फीमेल है ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पर इट लगाएंगे, अंडरस्टूड। दे कब लगाएंगे, जब एक से ज्यादा हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे अदर स्पीशीज हो, किसी के लिए भी अगर एक से ज्यादा है तो हम दे लगाएंगे सब्जेक्ट में। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो वो आप बता सकते हैं। 1 मिनट।
थर्ड पर्सन, हाँ बच्चे थर्ड पर्सन में यही सारी चीजें आती हैं, ही शी इट दे, ठीक है, थर्ड पर्सन में यही सारी चीजें आती हैं। इट समझा दे, इट में आप तभी यूज करते हैं इट जब आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन बींग्स के लिए इसीलिए यूज नहीं होता है क्योंकि अगर कोई इंसान है तो वो मेल है फीमेल है हमें तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उस केस में हम इट यूज नहीं करते हैं ह्यूमंस के लिए कभी भी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एनिमल्स के लिए अगर हमने एनिमल स्पीशीज नहीं, जैसे पेट जो होते हैं ना, पेट हमें पता है, नॉन लिविंग के लिए तो होते ही हैं, सारे जितने ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए होते हैं इट, लेकिन जो स्पीशीज भी हैं, जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, ये सारी चीजें जो है, जो लिविंग थिंग्स भी हैं अदर देन ह्यूमन, ठीक है, अगर उनका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप उनके लिए इट यूज करेंगे। जैसे अगर कोई पेट है, मेरे घर में अगर कोई पेट है, एक डॉग है मेरे पास पेट घर में, तो मुझे पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो मैं उसका नाम उसी अकॉर्डिंग रखती हूँ, राइट। उसी तरह हम लोग पेट का नाम रखते हैं। अगर मुझे नहीं पता है, मान लीजिए कि कोई रोड पे घूमने वाला डॉग है, तो मुझे नहीं पता है कि उसका जेंडर क्या है, तो उस केस में आप एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं। थर्ड जेंडर नहीं, थर्ड जेंडर कोई नहीं होता बच्चे, ठीक है, एनिमल्स में देयर इज नो थर्ड जेंडर। इट और दिस में क्या, दिस बच्चे, दिस इज वेरी डिफरेंट देन इट। इट आपका यूज होता है सब्जेक्ट के ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, दिस आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। दिस इज माय बुक, ठीक है, ये इंडिकेट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है। दिस जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे, दिस इज माय, ये मैं अगर बताऊं दिस इज माय बॉटल, दिस इज माय फोन, ठीक है, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है। यस लवली। जेंडर में आएगा, हाँ, हिनी किस जेंडर में आएगा? किसमें? हिनी, हिनी। हिनी, यस मैम। मैम क्योंकि वो ना मेल होता है ना फीमेल होती है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे आप एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो मुझे क्या बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे क्लियर नहीं आ रहा है आपका। अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हालांकि अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं कर देती हूँ। अच्छा, हाँ, जो जहां पर मैंने कहा ना, जहां आपका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है किसी भी एनिमल में, तो वहां आप उसके लिए इट ही यूज करते हैं, और जहां प्लूरल हुआ तो ऑब्वियसली दे यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है किसी भी एनिमल के लिए अदर देन ह्यूमंस, अदर देन ह्यूमंस, अगर कोई एनिमल है जहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप नहीं बता पा रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है या फिर जेंडर नहीं होता है, तो उस केस में आप इट यूज करते हैं, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट सब्जेक्टिव में, किसी को भी कोई डाउट? चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो अच्छा, और एक डाउट, यस जया। मैम कॉमन जेंडर में भी तो इट यूज करेंगे ना, कॉमन जेंडर मतलब? जैसे बेबी, चिल्ड्रन, ये सब। बेबी, यस, चाइल्ड, किड्स, किड्स अगर आप यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, चाइल्ड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी एक जब रहता है, सिंगुलर जब रहता है, तब आप कहीं कहीं इट यूज करते हैं। ग्रामेटिकली दैट इज करेक्ट, बट बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, चाइल्ड के लिए या किड के लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना, तो पोलाइट कॉन्वर्सेशन में आप नहीं यूज करते हैं, बट ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट फॉर यूजिंग इट फॉर द चाइल्ड और फॉर बेबीज, ठीक है, जितने बच्चे हैं बच्चों के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो अनबॉर्न बेबी है जैसे, ठीक है, तो अनबॉर्न बेबी है तो आपको नहीं पता है कि जेंडर क्या है उसका, ठीक है, तो जब जन्म नहीं लिया है तो आपको नहीं पता है कि जेंडर क्या है, तो उस केस में आप इट ही यूज करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? बच्चे दिस दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, दिस आप किसी पर्सन के लिए स्पेसिफिक नहीं बोलते हो, ठीक है,
दिस आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बोलते, वो इंडिकेटिंग नाउन होता है। आप इंडिकेट कर रहे हो कि ये जो घर है ये मेरा है, ये जो पर्सन है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये जो बाइक है वो मेरी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस और दैट जो होता है वो इंडिकेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते। पर्सनल प्रोनाउन आपके पर्सनल चीज को इंडिकेट, पर्सनली एक नाउन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं किसी रवि के बारे में बोल रही हूँ तो दिस इज अ बॉय करके मैं बोल सकती हूँ, लेकिन रवि के बारे में बोलूंगी तो उसके लिए मैं हमेशा ही यूज करूंगी, दिस दैट नहीं यूज करते हैं, ठीक है। दिस दैट आपका तब यूज करते हैं जब आप इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बॉय हु इज इन माई क्लास, दिस इज द गर्ल हु बंक द क्लास, दिस इज द टीचर हु इज टीचिंग मी इंग्लिश, ठीक है। तब आप इंडिकेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप कभी भी दिस दैट नहीं यूज करते हैं। और कोई डाउट किसी को? अभी समझ में आया आपको या और मैं समझा दूं? दिस दैट, दिस पर्सन, जब आप स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तब आप दिस दैट नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सतीश। सतीश, आर यू नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? मैं आपको अनम्यूट करने का अलाउंस दे रही हूँ, आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं अलाउंस हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है नेटवर्क में तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी डाउट है आपका, ठीक है। यस, तो अभी मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव सबको क्लियर हो गया है या अभी भी किसी को कोई डाउट है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सबको क्लियर हो गया कहाँ पर कौन सा यूज होना है, किसके लिए? ओके, चलिए, तो नहीं डाउट है तो आगे और एक चीज पढ़ाते हैं। इसमें सब्जेक्टिव के लिए पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव किसके लिए होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आपका पोजेसिव किसके लिए होता है, ठीक है। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए ये, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए दिस इज फॉर फर्स्ट पर्सन, ये आपका फर्स्ट पर्सन के लिए है, ये आपका सेकंड पर्सन के लिए है और ये आपका थर्ड पर्सन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि जब आप जो हैं वो ऑब्जेक्ट में किसी को बोलेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि मतलब क्या, जिसपे काम का असर पड़ रहा है। सब्जेक्ट मतलब वो जो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले जो हमने देखा था तो वहां पर वो पर्सन सब्जेक्ट में था, ठीक है। सब्जेक्ट में यानी कि अगर मैं रवि के लिए यूज कर रही हूँ कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर वो गुड स्टूडेंट है, वो अच्छा पढ़ रहा है, तो वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, ठीक है। वो अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा स्टूडेंट है, तो वो जो काम कर रहा है उसे बताया गया है, तो वो आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि जहां पर जिसपे असर पड़ रहा है, ठीक है। शी बॉट अ पेन फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए एक पेन लेके आई, तो मुझे एक पेन मिला, मतलब मुझ पे इफेक्ट पड़ा। यहाँ पर मेरे लिए जो सेंटेंस बनेगा एज एन ऑब्जेक्ट, वहां पर मी यूज होगा, आपका मी प्रोनाउन यूज होगा, ओके। अस यूज होगा जब एक से ज्यादा, ठीक है। माई फादर बॉट ईच ऑफ अस वन वन चॉकलेट केक, ठीक है। मतलब हर एक जितने भी हम लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबके लिए एक एक चॉकलेट केक लेके आए, ठीक है। तो अस यानी कि एक से ज्यादा हो जाएगा, अगेन वही
यू जो है आपका, यू आपका चेंज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। सेकंड पर्सन के लिए आप कौन से एग्जाम में बोल रहे हो मुझे नहीं पता। अगर आप एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हो तो बच्चे नहीं अटेंड करो फिर ये क्लासेस मेरी, ठीक है, क्योंकि ये एड ऑन सब्जेक्ट है। ये आपके यूनिवर्सिटी पेपर में नहीं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ये आपके इंटरव्यू इससे पहले जो एप्टीट्यूड एग्जाम होता है ना, इंग्लिश का, एक इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, उसमें आता है। अभी पढ़ना है कि अभी भी नहीं पढ़ना है इसको? यस। नेक्स्ट थर्ड पर्सन जो है आपका, थर्ड पर्सन मतलब कि जब आप किसी और के लिए, जब मैंने कुछ काम किया, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ काम किया और किसके लिए किया ये बताया, ठीक है, तो वो जो हो जाएंगे वो मेरे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे आई ही Ravi was present in the class and I told him the answers. ठीक है, मैंने उसे आंसर बताए, तो हिम यहाँ पर मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब मैंने मेरे आंसर बताने से उसको आंसर पता चल गया, वो लिख लिया आंसर, नोट डाउन कर लिया, उसके डाउट क्लियर हो गए, जो भी हुआ उस पे इफेक्ट पड़ा, तो हिम जो है उस पे, मेरे काम का उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए मैंने हिम यूज किया। ठीक है, अगर फीमेल है तो हर यूज करूंगी, अगर ऑब्जेक्ट है जहाँ जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, सिंगुलर है, तो उसके लिए इट यूज होगा, प्लूरल है तो देम यूज होगा। इसमें कोई भी डाउट ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में किसी को भी कोई डाउट? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये कहाँ यूज होगा ये पता चल गया सबको? इट और यू जो है ये कभी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, इतना याद रखोगे तो बाकी सब अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर यू जो है और इट जो है ये कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा इट रहते हैं, यू ही रहते हैं। किसी को भी कोई डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन का है। ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है, दिस इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि जब आप रिलेशन बता रहे हैं किसी से, रिलेशन बताना मतलब दिस इज माय बुक, तो ये मेरी बुक है, तो मेरा रिलेशन है उससे, मैं उस बुक की ओनर हूँ, मैंने खरीदी है वो बुक, ठीक है। दिस बुक इज माइन, दीज आर सेम सेंटेंसेस, ठीक है, चाहे आप माई यूज करें चाहे आप माइन यूज करें, ठीक है, चाहे आप आर यूज करें चाहे आप योर्स आर्स यूज करें, ये सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे दिस बुक इज माई, तो यहाँ पर माइन जो बाद में आया, आपका बुक के बाद में आया, माई यूज करोगे तो पहले आता है दिस इज माई बुक, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज आर क्लास, ठीक है, एंड दिस क्लास इज आर्स, ठीक है, आपका बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होगा, माई हो चाहे माइन हो, आर हो चाहे आर्स हो, सेंटेंस अगर आप स्ट्रक्चर सही करोगे तो सेम मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। यू के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए यू, योर या फिर योर्स यूज होता है। थर्ड पर्सन में हिज यूज होता है मेल पर्सन के लिए, फीमेल के लिए हर या फिर हर्स यूज होता है। जेंडर नॉट स्पेसिफाइड जो ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट्स यूज होता है, और जो प्लूरल रहते हैं उसमें देयर या फिर देयर्स यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं सबके दे रही हूँ, ठीक है। यू शुड गो टू योर रूम, ठीक है, एंड यू आर प्रेजेंट, दिस रूम इज योर्स, ठीक है, दिस रूम इज योर्स, या फिर दिस हाउस इज योर्स, ठीक है, दिस प्लेस इज योर्स, ठीक है, इस टाइप का आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। हिज में आपका अगेन यहाँ पर हिज में
सेम टाइप के स्ट्रक्चर रहेंगे कि दिस इज हिज बुक, ठीक है, या इट शुड बी हिज पोजीशन, ठीक है, इट शुड दे शुड ही शुड गो टू हिज रूम, ठीक है। हर्स या फिर हर यूज करना है तो दिस इज हर बुक या फिर दिस बुक इज हर्स, ठीक है, दिस प्लेस इज हर्स या फिर दिस इज हर प्लेस। इट्स या फिर इट्स यूज करना है तो अगेन हिज वाले स्ट्रक्चर है, इट इज ग्रोइंग डार्क, ठीक है, इट्स टाइम टू गो होम, ठीक है, इट शुड बी प्रेजेंट हियर, इट इज हिज टाइम, ठीक है। इस टाइप का जो भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा जिस भी हिसाब से आपको डालना है, स्पेसिफिकली नहीं। यस, शी के साथ आपका हर यूज होगा, जहां पर मेल है जहां पर फीमेल है वहां स्पेसिफाई किया हुआ है ना, तो इसी जो देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो सेम ब्लॉक नहीं है। जहां पर आई यूज हो रहा है आई के साथ मी यूज होता है, माई यूज होता है, माइन यूज होता है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। सिमिलरली ही के साथ जैसे यू के साथ यू यूज हो रहा है, योर यूज हो रहा है, योर्स यूज हो रहा है, कंटेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही के साथ हिज हिम दोनों यूज होगा, हर के साथ शी के साथ हर हर्स या फिर हर, इट के साथ इट्स, देम दे के साथ देम देयर देयर्स अकॉर्डिंग टू। ये स्पेसिफिक टेबल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जिसका है उसी लाइन में वो है प्रेजेंट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? पोजेसिव में किसी और को कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव हो चाहे पोजेसिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किसी को भी पर्टिकुलरली कोई डाउट अगर होगा तो वो पूछ सकते हैं। Okay, so no doubt coming up here. So let's move on to the next part. Next part जो है आपका, next is your other type of pronouns जो है उन्हें देख लेते हैं हम। Yes, next आपका है possessive pronoun हो गया जो आपका second type था। थर्ड आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि नाम से ही आपका पता चल रहा है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्ट बैक करना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि जब आप गिरने वाले होते हैं तो टू शो समवट सिमिलर, ठीक है, ऐसा ही होता है। टू शो एक मीनिंग कह सकते हैं बट हम वैसा जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्स का वो आपका रिएक्शन, रिफ्लेक्सिव रिएक्शन, वही चीज मैं समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप गिरने वाले होते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आप सीढ़ी पे गिरने वाले होते हैं तो हमेशा आपका हाथ ऊपर चला जाता है रेलिंग पकड़ने के लिए या दीवार पकड़ने के लिए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव मेजर रहता है, ठीक है। आपका ब्रेन जो है वो ये रिफ्लेक्सिव कमांड उसका रहता है, बिना सोचे समझे। आप सोचते हैं क्या कि अगर गिर गए तो हम ऐसे करेंगे? ऐसा नहीं सोचते, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है वो चीज जो अपने आप को आप खुद पे ही जोर डाली जा रही हो, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी पे रेफरेंस किया जा रहा है, उसी को बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के? एग्जाम्पल होते हैं आपके माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज हिमसेल्फ, इटसेल्फ, और प्लूरल में आर सेल्फ्स और देमसेल्फ्स। ये आपको मैंने ट्रांजिटिव वर्ब वाला जो रूल था नाउन में उसी टाइम बताया था कि जहां पर ट्रांजिटिव रहेगा वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्रेजेंट रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि आप रिफ्लेक्स बैक कर रहे हैं, ठीक है। शी वॉज सिटिंग ऑल बाय हरसेल्फ, मतलब वो अकेले वहां पर बैठी हुई थी, ठीक है, जहां पर वो बैठी हुई थी वो अकेले थी, वो खुद के साथ ही मतलब बैठी हुई थी, कहने का ये मतलब हुआ। जो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होगा उसका मतलब ये होगा कि वो खुद के साथ बैठी हुई थी, बट वो ऑब्वियसली अकेले बैठी हुई है, तो इसको आप इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि शी वॉज सिटिंग ऑल बाय हरसेल्फ, ठीक है। या फिर
शी वॉज एक्सप्लेनिंग ऑल दोज थिंग्स टू हरसेल्फ, या फिर he was going to the market all by himself। ठीक है, you should reflect your own words। ठीक है, ये सारे जो भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि he was going to the market all by himself, तो यहाँ पर या तो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो मार्केट जा रहा है, ठीक है, अकेला जा रहा है, तो इसमें किसी के ऊपर किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस एक्शन का। लेकिन जो आपका अगर ऑब्जेक्ट की जगह फिल करने के लिए यहाँ पर ऑल बाय हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह फिल करने के लिए हमने लिखा है, क्या लिखा है कि वो अपने अकेले ही मार्केट जा रहा था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा यूज होता है रिफ्लेक्स बैक, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर रिफ्लेक्शन डालने के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। ठीक है, अगर नेटवर्क इशू हो रहा है दैट इज ऑल राइट, आप रीजॉइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो पहले प्रोनाउन यूज कर लिया गया है या फिर जो पहले नाउन यूज कर लिया गया है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, उसका परछाई दिखा रहे हैं। तो ही वॉज गोइंग टू द मार्केट ऑल बाय हिमसेल्फ, मतलब वो खुद के साथ ही जा रहा था मार्केट, या फिर वो अकेले ही जा रहा था मार्केट। तो यहाँ पर ही वॉज गोइंग टू मार्केट है, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन पहले ही पर्सनल प्रोनाउन यूज हो गया है, उसको मैंने रिफ्लेक्सिव, उसका रिफ्लेक्शन दिखाया हिमसेल्फ में। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए ही की जगह रवि होता, तो यहाँ पर मैं हिमसेल्फ में रवि का रिफ्लेक्शन बता रही हूँ। जो भी नाउन या प्रोनाउन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका यहाँ पर हिमसेल्फ हो गया या हरसेल्फ हो गया या इटसेल्फ हो गया, जो भी उसका रिफ्लेक्शन बताता है वो प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? चलिए, डाउट नहीं है तो आई एम मूविंग ऑन। ठीक है, मैं अगला टाइप समझा रही हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा या हैंड रेस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 टाइप ऑफ प्रोनाउन है, वो है एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक का मतलब होता है जहां पर आप एम्फसाइज कर रहे हैं, यानी कि जोर दे रहे हैं किसी चीज पर। ठीक है, जैसे और एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर जो चीज मैंने जो वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली किसी एक टाइप ऑफ प्रोनाउन में आ रहे हैं तो दूसरे में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दैट या फिर विच जो होता है वो इंडिकेटिव प्रोनाउन भी होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, और जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन में भी आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी आता है। तो ऐसा स्पेसिफिकली सिर्फ पर्सनल के लिए मेंशन है या पोजेसिव के लिए। कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गए या पोजेसिव प्रोनाउन हो गए, वो किसी और में यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वर्ड अगर मैंने बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव होता है तो वो रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। प्रोनाउन का काम क्या है कि वो जो नाउन है उसकी जगह पे लगता है या उसको रिलेट करने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए लगता है। तो यहाँ पर जहाँ पर जो काम वो कर रहा है प्रोनाउन, अगर वो काम कर रहा है रिफ्लेक्शन देने का, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर वो ये इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेटिक रिलेशन शो कर रहा है या एम्फोसाइज कर रहा है वहां पर सेंटेंस को, तो वो एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल आपको 3 सेंटेंसेस नीचे दिख रहे हैं, ठीक है, ये एम्फेटिक के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे जो है 4 नंबर के ही एग्जाम्पल हैं, ये 5 के नीचे गलती से लिख दिए गए हैं, लेकिन
ये 4 नंबर के ही एग्जाम्पल है। दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉयज देमसेल्फ, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट डाली है, किसी और ने नहीं उनकी जगह पे डाली है। ये एम्प्लॉयज जो हैं वो खुद इस चीज का रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर एम्फेसाइज यानी कि स्ट्रेस किस चीज पे दिया जा रहा है, जोर किस चीज पे दिया जा रहा है कि जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट खुद एम्प्लॉयज की तरफ से आई है, हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। तो इस चीज पे बार बार जोर दिया जा रहा है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो एम्प्लॉयज की ही तरफ से आई है। तो यहाँ पर जब जोर दिया जा रहा है, जब स्ट्रेस दिया जा रहा है उस चीज के ऊपर, जो एम्फेसाइज किया जा रहा है, उन प्रोनाउंस को हम एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, एम्फेटिक मतलब एम्फेसाइज करना यानी बड़ा दिखाना। ठीक है, जो बड़ा है नहीं उसे बड़ा दिखाना। इंटेंसिव मतलब जो इंटेंस दिखाना, मतलब बहुत सीरियस है, बहुत स्ट्रेस है, इस टाइप का माहौल क्रिएट करना। ठीक है, तो एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जहां पर आप किसी चीज पे बार बार जोर डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर वहां पर आप ये एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी भी बात को लेकर वहां पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि दैट इज द पर्सन हु वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट। तो यहाँ पर जोर किस चीज पे दिया जा रहा है कि हु जो है यहाँ पर वो वही आदमी है जिसको लास्ट नाइट कल रात को अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर हु पे एम्फसाइज किया जा रहा है। ठीक है, उस आदमी के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि उसी को रात में अरेस्ट किया गया था। तो वो हु जो है वहां पर एम्फसाइज का काम कर रहा है, वहां पर स्ट्रेस का काम कर रहा है। तो उसे भी एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन में डाल सकते हैं आप। अंडरस्टूड? एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन में किसी को कोई डाउट? एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन में किसी को कोई डाउट? यस जया। Ma'am, more examples of emphatic pronouns. मोर एग्जाम्पल्स, यस आई कैन गिव मोर एग्जाम्पल। एम्फेटिक प्रोनाउंस के और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे कि अगर मैं देती हूँ कि दिस इज द ओनली बुक दैट वाज द बेस्ट सेलर इन 1980। मतलब 1980 में ये इकलौती ऐसी बुक थी, दिस वाज द ओनली बुक दैट वाज द बेस्ट सेलर, जो बेस्ट सेलर थी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर दैट बुक जो है, ठीक है, या दैट बुक जो यहाँ पर लिखा है, दैट जो है यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है कि यही वाली जो किताब है, यही किताब 1980s में बेस्ट सेलर थी। ठीक है, तो यहाँ पर जोर डाला जा रहा है दैट के थ्रू, तो दैट आपका एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। मतलब बेसिकली वो प्रोनाउंस जिनको यूज करके आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हैं, किसी चीज पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, किसी बात पर या किसी पर्टिकुलर इंसान पर इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो बताने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसे एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। डू यू वांट मोर एग्जांपल और डिड यू अंडरस्टूड? एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन समझ में आया या मैं और एग्जांपल दूं? एनीवन एल्स, किसी को भी और डाउट है? राजू, आपने जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आई वॉज वॉचिंग टीवी बाय माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों है, क्योंकि ये इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा है कि आप अकेले बैठ के वहां पर टीवी देख रहे थे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि कौन टीवी देख रहा था, किसके साथ देख रहा था? माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर माई सेल्फ आई को रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, उसकी परछाई बता रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक दोनों का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उज्जवल किस रूल के लिए, आपको किस टाइप ऑफ प्रोनाउन के लिए और एग्जाम्पल चाहिए वो भी मेंशन कर दो। एम्फेटिक का और एग्जाम्पल दे। अगर एम्फेटिक का और एग्जाम्पल देते हैं तो जैसे यहाँ पर और 2-3 एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, दे देमसेल्फ नो
that the prank was in bad taste, मतलब उन्हें खुद भी ये बात पता थी कि वो जो प्रैंक कर रहे हैं वो बहुत घटिया है, वो बहुत खराब है। ठीक है, मतलब खुद को उनको पता है, ये जो खुद को वाला जो वर्ड है जिसपे जोर दिया जा रहा है, जिसपे स्ट्रेस दिया जा रहा है, वो आपका एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, avoid reporting them things that you yourself haven't witnessed, मतलब जो चीज तुमने खुद नहीं देखी है उसके ऊपर तुम आरोप नहीं लगाओगे या उस चीज पे तुम रिपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो खुद को देखना है, इस चीज पे इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इस चीज पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो वो आपका एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है। और एग्जाम्पल चाहिए इसके अलावा, या समझ में आ गया? एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन का और एग्जाम्पल अगर चाहिए तो अभी तो टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव सर्च्ड मोर एग्जाम्पल, मोर इजियर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसके मैं और कल एग्जाम्पल और ले आऊंगी। ठीक है, क्लियर हो गया है तो बढ़िया है, जिसको नहीं क्लियर हुआ है उनके लिए मैं एम्फेटिक और इंटेंसिव का और इजी एग्जाम्पल ले आऊंगी कल। ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अटेंडेंस लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। 182 स्टूडेंट हैं जिसमें से 2 आईडी मेरी है, तो 126 स्टूडेंट है। तो लेट मी टेक द अटेंडेंस, और अटेंडेंस ले लिया गया है, अटेंडेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो भी यहाँ पर डाउट आपका हो रहा है, नाउन की फाइल मैं आज या कल तक आपको सेंड कर दूंगी, आप संडे को आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, मंडे को टाइम मिले तो वो भी पढ़ लीजिएगा। वर्ब कब होता है? वर्ब होता है जब आप उस एक्ट को डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब इज, इट इज अ वर्ब। ठीक है, जब उस एक्ट का आप नाम नहीं लेके आप उस एक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज कंसेशन, तो यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है, लेकिन कंसेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, तो यहाँ पर ये वर्ब है। कंसेशन अगर नहीं किया तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर जिस तरह से आप सेंटेंस को देखो, कोई भी वर्ड जो होता है इंग्लिश में, उसका मैंने पहले भी बताया है, उसके 2 तरह के मीनिंग होते हैं। पहला वो जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, दूसरा वो जो राइटर या स्पीकर बोलना चाहता है, उस वर्ड के थ्रू कौन सा फीलिंग वो अपना भेजना चाहता है, किस तरह का मैसेज भेजना चाहता है, इससे आपका सेंटेंस का या वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई वर्ड नाउन में मैंने पढ़ाया है तो उसे वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते, उसे एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते, उसे एडवर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। यू कैन चेंज द फॉर्म ऑफ और द टाइप ऑफ वर्ड। ठीक है, किस टाइप ऑफ नाउन में आ रहा है ये चेंज किया जा सकता है सेंटेंस के फॉर्मेशन के थ्रू, किस पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है ये भी पूरा चेंज किया जा सकता है। इनफैक्ट उसे पूरे तरह आप समझिए कि जहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्लॉज को यहाँ पर फ्रेजेस को क्लॉजेस में चेंज किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी डन, एनीथिंग कैन बी चेंज इफ योर कॉन्टेक्स्ट, आपका जो मैसेज है उस मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए अगर स्ट्रक्चर सही से बैठाया जाए सेंटेंस का, तो आपका जो फॉर्म है वो चेंज हो सकता है। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर अ नाउन to represent as verb in a sentence. It is absolutely possible for a verb to be a noun in any particular sentence. समझे? अभी समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो ये डाउट अगर क्लियर हो गया है, ठीक है, और अगर जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास संडे मंडे 2 दिन रहेगा, जितना टाइम मिले पढ़िएगा नाउन वाला फाइल, सॉरी, नाउन वाला फाइल जो है उसको पूरा पढ़िएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करके नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी ट्यूसडे को, उसमें जाके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, लेट्स एंड दिस क्लास हियर नाउ। ठीक है, एंड विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट।